अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना तौर पर जाली डिग्री का तो एक एतराज है ही है, लेकिन जब ये इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे तैनात किया जा रहा था उस टाइम चीफ जस्टिस गुलजार ने क्या एतराज उठाया था और उस एतराज को क्यों इग्नोर किया गया था, जनरल फैज हमीद का क्या किरदार था, इस हवाले से इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे नवाज शरीफ की सरबराही में 2 दिन पहले एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम सीनियर अराकीन शामिल थे। उसमें कौन कौन से अहम पहलुओं के ऊपर जायजा लिया गया, नवाज शरीफ ने इमरान खान के हवाले से क्या बात की, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है इस पूरे इजलास की, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पीटीआई के क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किन किन अराकीन के राब्ते हैं और कौन से अराकीन अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं। रऊफ हसन ने क्या कहा पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने और असल हकीकत क्या है, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना डिग्री के हवाले से, जाली डिग्री के हवाले से। आपके इल्म में है पिछले 2 दिनों से इस पे काफी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर शोर उठाया गया, इसके ऊपर तफसीलन बात भी हुई, तमाम तफसीलात भी आपके सामने हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने जो एक अनफेयर मींस कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस के ये डिग्री मुबैना तौर पे जाली है, उसकी सिंडिकेट ने अप्रूवल दे दी है, यानी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री अब जाली करार दी जा चुकी है और उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब उसका मैंने कल अपने वीलॉग में तफसीलन ये बात भी की कि अब उसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई रेफरेंस के हवाले से बात हो सकती है, दूसरा मियां दाऊद की पिटीशन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है इनकी जाली डिग्री के हवाले से, उसके ऊपर भी कोई फैसला आ सकता है, या तीसरा यही है ऑप्शन के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी खुद से रिजाइन कर दें। ये तो मामला अब का रिसेंट का है, लेकिन जब ये इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात किया जा रहा था उस टाइम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर एक एतराज उठाया गया और वो एतराज किसी आम शख्स ने नहीं बल्कि उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गालिबन जस्टिस गुलजार हुसैन थे, उन्होंने ये एतराज उठाया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुबैना तौर पे उस जो 70s और 80s में एक अल-जुल्फ़कार नामी जो तंजीम थी जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के जो साहबजादे थे उनकी उसमें थी, तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उस अल-जुल्फ़कार के हिस्सा थे और दौरान ये उनके ऊपर एतराज था कि शायद गालिबन कोई ये इस तरह का एक बम या इस तरह की कोई डिवाइस तैयार करने में इनका हाथ जो है वो एक डैमेज हो गया था, तो ये एक एतराज उठाया गया था उस टाइम, लेकिन उस एतराज को बाद में पुरअसरार तरीके से इग्नोर कर दिया गया और इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे तैनात किया गया। मेरी इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, कुछ रिटायर्ड जजेस से भी बात हुई कि ये मामला असल में क्या था और इसको क्यों किया गया, इग्नोर किया गया और इनको अपॉइंट किया गया। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो रिटायर्ड जजेस हैं वो ये बताते हैं क्योंकि उस टाइम जनरल फैज हमीद का ओवरऑल जुडिशरी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था और किसको अपॉइंट करना है या किसको, जिस तरह जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को निकालने के हवाले से रेफरेंस दायर किया गया, जस्टिस काजी फायज ईसा को के खिलाफ रेफरेंस दायर करके उनको निकालने की कोशिश की गई। तो ये उस टाइम जनरल फैज हमीद का जुडिशरी हो या बाकी इदारे हों, हर उसमें इंटरफेरेंस थी और इस मामले में भी जनरल फैज हमीद की मुबैना तौर के ऊपर इंटरफेरेंस के जो मुख्तलिफ ज़राए ये दावा करते हैं कि फुटप्रिंट्स थे। यही वो वजह थी कि ये जो एक एतराज़, एक सॉलिड एतराज़ उठाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो तैनाती थी वो कंफर्म कर दी गई जुडिशल कमीशन की तरफ से। अब ये मुबैना तौर पे जो जाली डिग्री का आया है, अब इस पे देखना होगा कि इस पे क्या फैसला किया जाता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद से भी कोई इस पे कोई फैसला दे सकती है या नहीं। ये अब गर्मियों की छुट्टियां जो जुडिशरी की ख़त्म होंगी तो उसके बाद ये अब मामला सामने आ जाएगा। बहरहाल अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो हुई, उसमें बड़े अहम मामला डिस्कस किए गए। नवाज शरीफ की तरफ से जो ये इस इजलास की सरबराही की गई,
उसमें एक तो जो मौजूदा सूरत हाल है, मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई जो इस कमेटी और या इस मीटिंग में शरीक थे, मुख्तलिफ ज़राए ये दावा करते हैं कि इसमें 3-4 अहम इशूज़ के ऊपर बात की गई है। पहले नंबर पे जो वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी, उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी IPPs के हवाले से, बिजली के ओवरऑल बिल्स के हवाले से, उनके टैरिफ के हवाले से। अवैस लगारी की ये जो ब्रीफिंग थी, जो मीटिंग हुई, उसमें जो मेन चंक था या मेन हिस्सा मीटिंग का इसी ब्रीफिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ की तरफ से कुछ सजेशंस दी गई कि जहां से भी हो सके, जैसा हो सके कि ये 2 महीने का जो रिलीफ दिया गया है खासतौर पर पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो काफ़ी नहीं है। अवाम को मजीद रिलीफ दिया जाए, बिजली के जो निर्ख हैं उनको कम किया जाए, और इस हवाले से जितना भी आप चाहे वो डेवलपमेंट फंड हो या बाकी किसी मद से पैसे निकालने पड़े, आप अवाम को रिलीफ दें। महंगाई में कमी के हवाले से ये सारा एक जो इजलास हुआ उसमें उसके ऊपर बात हुई। दूसरे नंबर पे फिर राना सनाउल्लाह ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग दी, और उसके ऊपर मेरे ज़राए ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अहकामात जारी किए पार्टी को कि इस साल के इख्तिताम तक पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस हर हाल में किए जाएं, और इसके लिए बाकायदा तौर के ऊपर तैयारियां शुरू की जाएं। जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनको अपने अपने हलकों में अवाम के साथ कांटेक्ट करने और राब्ता मुहिम उसको शुरू करने के हवाले से नवाज शरीफ ने ये अहकामात जारी किए हैं। फिर उसके बाद ओवरऑल जो वफाकी हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने इस पे भी अपनी जो सजेशंस थी या इनपुट वो दी है कि किस तरह शहबाज शरीफ अपनी जो गवर्नेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं, और गवर्नेंस के साथ साथ जो बाकी लॉस मेकिंग इदारे, और इस हवाले से तमाम तर चीज़ों की ब्रीफिंग दी गई। चौथे नंबर पे एक जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके ऊपर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई, और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से पूछा कि क्या PTI के साथ और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी नवाज शरीफ ने कोई इंस्ट्रक्शन दी या इस हवाले से कोई पार्टी के रहनुमाओं को कोई अपनी हिदायत वगैरह जारी की हैं। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि इमरान खान का बिल्कुल नाम तक जिक्र नहीं किया गया इस पूरी मीटिंग में, और ये सब जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर नवाज शरीफ को कितनी नागवारी गुजरती है। तो ना ही ये नवाज शरीफ की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि 9 मई के हवाले से, और उसके साथ साथ जो इंतशार और शिद्दत पसंद सियासत PTI की तरफ से की गई है उसके साथ किसी सूरत भी मुज़ाकरात इमरान खान के साथ ना ही मुस्लिम लीग नून करेगी, और ना ही मौजूदा हुकूमत इस हवाले से कभी ये मिल के बैठेगी। ये भी मैंने पूछा उनसे कि क्या ये जो राना सनाउल्लाह की तरफ से एक सजेशन दी गई कि महमूद खान अचकजई के साथ मुलाकात या मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक हामी भरी है, क्योंकि महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने तमाम तर अख्तियारात दिए हैं कि जिस जमात के साथ वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो किए जाएं। तो उस पर मेरे ज़राए ये कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नवाज शरीफ इमरान खान का नाम और इस हवाले से ना ही कोई इस तरह का डिस्कस हुआ। महमूद खान अचकजई के लिए नवाज शरीफ की आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और प्यार है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी मुस्लिम लीग नून का ये अब असूली फैसला है कि वो PTI के साथ या इमरान खान के साथ किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी सूरत मिल बैठ के उनके साथ ये जो अपने ताल्लुकात हैं वो बहाल करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये टोटली इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी तरफ से मैंने ये भी पूछा जो ज़राए हैं जो इस मीटिंग में शामिल थे कि क्या जो मौलाना फजलुर रहमान है उनके साथ मुज़ाकरात का क्या कहाँ तक पहुँचा, और क्या कोई इसके हवाले से मुस्बत कोई पेशरफ्त है या नहीं है। इस पे ज़राए ने कहा कि इस पे बिल्कुल एक मुस्बत पेशरफ्त है, और अनकरीब आप देखेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने उनको मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने के लिए भी कहा, और ये भी कि उनको काबीना का हिस्सा बनना चाहिए उनकी जो पार्टी है। इस पे जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अनकरीब आप देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद ज्वाइन करेंगे। मैंने ये पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान से आखिर इस वक्त क्यों इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ी है, क्या इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने
जो आईनी तरमीम करनी है उसके हवाले से इस पे कोई मौलाना फजलुर रहमान के क्योंकि वोट्स की भी ज़रूरत होगी, तो उस पर ज़राए मुख्तलिफ ये कहते हैं कि ऐसा इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत को बहरहाल एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के लिए जो लेजिस्लेशन है उसके लिए भी, और उसके साथ साथ जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी कोई हुआ तो उसके लिए मतलूबा नंबर चाहिए, और इसके लिए मौलाना फजलुर रहमान के जो अरकान हैं वो बड़े हेल्पफुल होंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ आने वाले दिनों में इत्तेहाद हो सकता है, ये मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने ये कंफर्म किया है। फिर मैंने इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनसे रब्ता किया और उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि क्या ये जो तमाम तर जो फैसले और जो सब कुछ डिस्कस किया गया है, क्या ये वाकई इसमें पार्टी के डिस्कस हुआ या नहीं हुआ। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कंफर्म किया कि जी बिल्कुल कोई इससे मिलती जुलती ही बातें डिस्कस की गई हैं पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और ये भी फैसला किया गया है कि इमरान खान के साथ किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। मैंने सेनेटर इरफान सिद्दीकी से फिर ये भी पूछा कि क्या इस हफ्ते पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन भी होने जा रहा है, और इस पे क्या जो लेजिस्लेशन के हवाले से उन्होंने ये कंफर्म किया कि जॉइंट सेशन तो ज़रूर हो रहा है, ताहम उन्होंने ये कहा कि अभी तक कोई एजेंडा नहीं मिला उनको, इसलिए वो ये नहीं बता सकते कि इसमें जॉइंट सेशन में कौन कौन से अहम कोई बिल्स या लेजिस्लेशन होगी। वो जब एजेंडा मिलेगा तो तभी इस हवाले से कंफर्म कर सकते हैं। बहरहाल इस पे मजीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। बात कर लेते हैं कि क्या पीटीआई के कोई अरकान इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, और जिस तरह ये एक तासुर दिया गया कि जो 28 अगस्त का एक पीटीआई का जलसा था यहाँ पे इस्लामाबाद में, वो कैंसिल किया गया, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर किया गया। और अब कल रऊफ हसन साहब ने, जो पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ये कहा कि जो पार्टी के कुछ अरकान इंडिविजुअल लेवल पे अपने तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। सवाल ये है कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के अरकान राब्ते में है, और क्या इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं करना चाहती, क्योंकि इस हवाले से मीडिया के ऊपर भी एक तासुर ऐसा पाया जाता है कि शायद कुछ न कुछ रास्ते बैकडोर चैनल से खुल रहे हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जब ये 28 अगस्त का जलसा कैंसिल हुआ था, मैंने उस दिन भी रिपोर्ट किया था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना अप्रोच किया गया पीटीआई को, और ना ही इस हवाले से कोई रिक्वेस्ट की गई थी पीटीआई को कि ये जलसा कैंसिल कर दे। ये इमरान खान का अपना फैसला था, और वो फैसला इसलिए था क्योंकि इमरान खान ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ऑलरेडी उनकी जमात एक इस टाइम प्रेशर में और दबाव में है और इस्टेब्लिशमेंट की सख्तियों के उसमें है, तो ये मुमकिन नहीं है कि अब फिर उनकी पार्टी या उनके अरकान कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ या रियासत के साथ टकराव का खतरा मोल लें, क्योंकि जो बच्ची खुची पार्टी है वो भी हाथ उससे धोएंगे। तो इसलिए ये इमरान खान ने खुद अपने तौर पे ये फैसला किया था, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। अब भी जो मेरी इतलात यही है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो पीटीआई और इमरान खान के लिए कोई मुज़ाकरात की जगह नहीं है, और इस हवाले से जो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खासतौर पे डीजी आईएसपीआर ने जो 9 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इमरान खान जब तक पब्लिकली अनकंडीशनल अपॉलोजी या माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती, और बातचीत भी फौज के साथ नहीं होगी, सियासी जमातों के साथ हो सकती है। तो इस हवाले से मेरी इतलात यही है कि ना ही पीटीआई का कोई बतौर पार्टी के अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से कोई इंटरेस्टेड नजर आ रही है। ये तमाम तर जो पीटीआई की तरफ से एक शोशा या एक ये छोड़ा जाता है, ये सिर्फ इसलिए ताकि एक तो वर्कर्स को कुछ स्पेसिफाई किया जा सके या उनको एक दिलासा दिया जा सके कि उनकी पार्टी बिल्कुल कॉर्नर्ड नहीं है, और दूसरे अरकान को भी इस हवाले से थोड़ा बहुत वो किया जा सके, मुत्तहिद रखा जा सके कि पीटीआई का फ्यूचर है और इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर दिया। तो ये इसलिए ये इस तरह के पीटीआई की तरफ से हर 1 महीने 2 महीने के बाद कुछ ना कुछ बयानात या इस तरह का शोशा छोड़ा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो रहे हैं।
अदरवाइज जो मेरी इतलात के मुताबिक कोई अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना राब्ता हुआ है और ना ही मुज़ाकरात हुए हैं। आप जब भी देखेंगे कि जब ये कोई पीटीआई अंडर प्रेशर आती है तो ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ भी और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का इस तरह का कोई ना कोई बयानिया फैला दिया जाता है। जैसे ही कोई थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में वापस आते हैं तो ये दोबारा से ये इदारों को भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट के जो आर्मी चीफ हों या बाकी, उनको भी अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ साथ फिर जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको दोबारा से चोर और इस तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है। लेकिन जब फिर ये कोई मुश्किल में हो, फिर ये महमूद खान अचकज़ई और इस तरह के लोगों के जरिए मुज़ाकरात की बात करके थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस लेते हैं। ये इमरान खान की शुरू से एक सियासी हिकमत अमली है और मैं नहीं समझता और ना ही मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई अभी तक पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोई बात हो रही है। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो जो मेरे ज़राए भी और उसके साथ साथ सेनेटर इरफान सिद्दीकी से जब रब्ता किया तो उन्होंने भी इस हवाले से कह दिया है कि पीटीआई के साथ किसी तौर पे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।